यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कानपुर से चलकर इटावा, अलीगढ़ के रास्ते नई दिल्ली तक जाने वाली दिल ही एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर छूटने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तैयार खड़ी है। जिन यात्रियों को इस ट्रेन से नई दिल्ली तक जाना हो वो अपनी आरक्षित सीट तुरंत पकड़ लें, क्योंकि आज दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन की उद्घाटन यात्रा है। तो सभी साथियों को ये अवगत कराना अनिवार्य है कि ये गाड़ी ACP IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, शांति निकेतन स्वीट्स, ओए ग्रीन, कर्मा इंडस्ट्रीज़ और मधुबन होटल के सहयोग से ही पटरी पर दौड़ती हुई अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। हम अपने सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही दिल्ली एक्सप्रेस से संबंधित पूर्व सूचनाओं को आप तक पहुंचाने में हम हमारे रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM को भी धन्यवाद देते हैं। अतिथिगण कृपया ध्यान दें। कारखाना प्रोडक्शन द्वारा निर्मित एवं श्री नीरज हेस्टिंग द्वारा अभिकल्पित ये नई ट्रेन को राघव त्रिपाठी, जो इस गाड़ी की प्रथम श्रेणी में यात्रा भी कर रहे हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश से अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होगी। राघव त्रिपाठी के साथ उनके सह यात्री हैं योगेंद्र श्रीवास्तव। इनके साथ एक महिला सहयात्री भी होंगी, आकांक्षा जी। तो आइए चलते हैं इस नई नवेली ट्रेन में, जिसका नाम है दिल्ली एक्सप्रेस। हम आप सबकी सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। लाल जी, माय नेम इज लाल जी। ओके, लाल जी अंकल, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? नो, ओनली लाल जी। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? नो, हम इटावे जा रहे हैं। इटावे? ये कौन सी जगह है? मैंने तो इस स्टेशन का नाम पहले कभी नहीं सुना। का? तुम इटावे नहीं जानती? नहीं। अरे अपने पूर्व मुख्यमंत्री जाई इटावे के तो हैंगे। ओह, तो आप इटावा की बात कर रहे हैं। मुझे लगा आप दिल्ली तक जा रहे हैं। क्या है ना, सफर में किसी बुजुर्ग का साथ होना बहुत जरूरी होता है ना। बुजुर्ग? हाँ हाँ, पता नहीं इस कूपे में किस तरीके के लोग आए। कोई चोर उचक्का मेरा ये बैग चुरा के भाग गया तो? अरे कैसी बात करती हो? अरे जेब फर्स्ट क्लास है, जामे चोर उचक्के नहीं चल, जाको टिकट बहुत महंगो होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता अंकल। फिर अंकल? बड़ी चोरी करने वाले ना महंगा टिकट लेकर ही सफर करते हैं। बड़ी चोरी? तो का तुम्हारे जा बैग में कीमती कछु है का? अरे नहीं नहीं, इसमें कुछ कीमती वीमती नहीं है, बस मेरे कपड़े वगैरह है। लेकिन कपड़ों की भी तो अपनी कोई कीमत होती है ना। हाँ, सो तो है। कितने कीमती हैं ये कपड़े? कुछ खास नहीं, डेबिट कार्ड वगैरह है बस। अच्छा, तब ही। क्या तब ही?
तबही जे का करे बेचारे झपट्टा मार। जब कुछ नाई मिल तो जाई मोबाइल लेके ट्रेन से जंप मार जाते हैं ससुर। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि सफर में किसी बुजुर्ग का साथ होना बहुत जरूरी है। वैसे भी यंगर्स का तो कोई भी भरोसा नहीं, और फिर दूसरे खतरे भी तो हैं। क्या पता है इस कूपे में कोई चोर, डाकू या टेररिस्ट हुआ तो। चलो ठीक है, अभी ट्रेन चल पड़ी है, मैं मौका लगते ही फोन करता हूँ। ठीक है, ओके, रखता हूँ। ये बैग किसका है? आपसे मतलब? हाँ मतलब है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। जा बैग से तुम्हें क्या मतलब? ये आपका बैग है? हाँ हाँ, जा बैग हमाओ है तो हटाइए इसे वहां से। बैग तो यहाँ से नहीं हटेगा। आप क्यों बोल रही? मैं आपसे तो बात नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि ये बैग मेरा है। मगर अभी तो ये कह रहे थे कि ये बैग इनका है। नहीं, ये बैग मेरा है। देखिए, आप दोनों में से जिसका भी ये बैग हो ना, यहां से हटा लो, क्योंकि ये सीट मेरी है, मुझे यहां बैठना है। हेलो जी। कौन है ये? मुझे तो ये कोई गुंडा लग रहा है या फिर कोई टेररिस्ट। देखा नहीं क्या हुलिया बना रखा है इसने अपना। ना ना ना, जे कोई टेररिस्ट वेरिस्ट ना है। अगर टेररिस्ट हो तो जाके हाथ में बैग वैग हो तो, और बाबे बम और बम से ट्रेन उड़ा दे तो। अब मैं क्या करूं? अरे हम कही ना, तुम बिल्कुल न डरो। हाँ ठीक है, बस गाड़ी चल पड़ेगी। हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले मैं ख्याल रखूंगा, मैं देखता हूं जी, बिल्कुल। हम तुम्हारे साथ है, दिल्ली तक के चले। लेकिन आपका टिकट तो सिर्फ इटावा तक का है ना। अरे हम फाइन भर दिए, लेकिन हम तुम्हारा साथ न छोड़े। थैंक यू अंकल। बस ये अंकल ना कहो बस। पता है मुझे ना अपने इस बैग की बहुत चिंता है। हम कही ना, तुम बिल्कुल न डरो। जा बैग हमें दे देवो, हमसे कोई चोर चक्का नहीं ले सकत है। ये ठीक है। हाँ जैसा भी होगा फोन करूंगा मैं। हाँ आप परेशान मत होइएगा, मैं खुद मिला दूंगा। ठीक है, ओके। कमाल हो गया, मतलब मैं जरा सा बाहर क्या गया, बैग ने तो अपनी जगह बदल ली। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बैग है किसका। मेरा। देखिए, आप दोनों में से जिसका भी ये बैग है मुझे बता दो, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? अबे बाई जब ब्रूस ली की छठी औलाद, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ ये भी है, कर तो मैं कुछ पाऊंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठा। आपको शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग से ऐसे बात करते हुए? हाँ तो आपके इन बुजुर्ग को भी तो अपनी बुजुर्गियत का ख्याल रखना चाहिए। तुम लोग जो बुजुर्ग कह के हमें काहे शुतुरमुर्ग बनाए रहे हो? देखिए, शराफत से मुझे ये बता दीजिए कि ये बैग किसका है, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस किस लिए? कमाल है, जब आप दोनों में से कोई भी ये नहीं बता रहा कि ये बैग किसका है, तो ये बैग लावारिस समझा जाएगा, और लावारिस बैग में क्या पता कुछ भी हो सकता है। आपने ये बैग जो अपने पास रखा है, आपको पता है इसमें क्या है? नहीं। देखा, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये बैग आपका नहीं है। फिर आपने किसी अजनबी का बैग अपने पास क्यों रखा है, और आपने अपना बैग किसी अजनबी को दे क्यों रखा है? लेकिन आप ही कैसे कह सकते हैं कि ये बैग इन अंकल का नहीं है? हाँ बताता हूं। ये भोला छाप बीड़ी का झोला लेकर चलने वाला आदमी ये बैग लेके चलेगा, और मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने इस लैमार टाइप के दिखने वाले आदमी को अपना बैग दे क्यों रखा है। ये लैमार किसे कहे जा रहे हो? तो मैं देखो, ज्यादा होशियार न बनो। अबे इटावे आन देवो, फिर बताता है तुम्हें हम। अबे पहले इटावा बोलना तो सीख ले, हैं? जैसे अबे तबे वैसे इटावे। अरे मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप क्यों इस बैग के लिए इतना परेशान हुए जा रहे हैं। वाह कमाल है,
अरे यहाँ हम तीनों के साथ एक लावारिस बैग भी सफर कर रहा है और आप पूछ रही हैं कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? किसी भी लावारिस बैग, टिफिन, मोबाइल वगैरह से सावधान, उसमें बम भी हो सकता है। आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जगह जगह लिखा हुआ देखा नहीं? क्यों अंकल? अंकल? ये अंकल किसे कह रहे हो? हमारा नाम लाल। अरे लाल हो या पीले, मुझे इससे क्या? अरे हमारा नाम लाल जी है। अच्छा, लाल जी। लाल मतलब रेड और जी मतलब गन है? वैसे जी से कुछ और भी होता है। का? अरे छोड़ो, लड़की बैठी हुई है, अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना समझ लो कि मार मार के वही लाल कर देता हूँ। अरे 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 अरे, अगर इन्हें अपनी बुजुर्गियत का ख्याल नहीं है तो कम से कम आपको तो इनके बुजुर्ग होने का ख्याल रखना चाहिए ना। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आपको इस बैग में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। हाँ, मैं आपको एक सच बात बताऊं, मुझे इस बैग में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो आप में इंटरेस्ट है। वैसे कहाँ तक जाइएगा? कहीं भी जा रही हूँ, आपसे क्या मतलब? उठिए। क्या? उठिए, मुझे जरा आराम करना है। तुम हमारे ढींगा बैठ जाओ। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती। जे तुम गाना काहे गाए रहे? क्यों भाई, मैं गाना क्यों नहीं गा सकता? पर लड़की का देख के नहीं गा सकत। अब ये कहाँ लिखा है कि लड़की को देख के नहीं? तू ऐसे नहीं मारेगा। लो, अरे अरे, कहाँ चले? पुलिस को बुला ले। पुलिस किस लिए? अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाना? आपको गाना गाना है ना, गाइए, जोर से गाइए, मुझे देख के गाइए, गाइए। मैं आपको भी झेल लूंगी और आपके गाने को भी। गाइए। वाह, मतलब इतना अच्छा लगा आपको मेरा गाना? वैसे एक बात तो है कि आप बेइज्जती भी करती हैं तो बड़ी इज्जत से। जुल्फों में छैया, मुखड़े पे धूप है, बड़ा नन्ही। वैसे इटावा की रबड़ी बहुत फेमस है ना? हाँ, इटावे की रबड़ी को का कहनो है? अरे मतलब जे समझो, मिल जाए इटावे की रबड़ी तो खा जाओ सबरी। आप एक काम करेंगे, मेरे लिए इटावा की रबड़ी ले आएंगे? अरे रबड़ी की दुकान ले आऊंगा, पर इटावे आन देवो बस, तब तक तुम आराम कर लियो। ओके। गाड़ी संख्या 64,157 इटावा अरे अरे, चोर! मेरा बैग, मेरा बैग! इधर आ, इधर इधर आ। बैग दे उसे। छोड़ो। बैग दे उसे, बैग दे। आपको शर्म नहीं आई? आपने मेरा बैग चुरा लिया। मैंने आपको अपना अंकल समझा। अंकल, एक नंबर का झपट्टा मारा है। आगरा स्टेशन पर 4 दफा पकड़ा जा चुका है। क्यों बे, उड़ा दूं भेजा तेरा साले। तुम बंदूक रखा तो का? हाँ, रखनी पड़ती है। पता नहीं कहाँ तुम्हारे जैसे झपट्टा मार देंगे साले। चल देता हूँ तेरे को पुलिस में। पुलिस में किस लिए? अरे कमाल कर रही हैं आप। आपका बैग चुरा कर भाग रही है और आप कह रहे हैं कि मैं इसे पुलिस को क्यों दे रहा हूँ? अरे तो मेरा बैग तो अब मिल गया है ना। और वैसे भी देखिए ना, कितनी उम्र है, कितने बुजुर्ग है ये। हमें बुजुर्ग ना कहो, चाहे गोली मार दे वो हमें। चल चल, हाँ हाँ, चल स्टेशन पर ही गोली मारता हूँ तुझे। आता हूँ छोड़कर इसे। इटावा आगरा पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1
लीजिए इटावा की रबड़ी। मुझे नहीं खानी ये रबड़ी। नहीं खानी? मगर अभी तो लैमार अंकल से आप बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी। अब एक शरीफ आदमी आपको रबड़ी खिलाना चाहता है और आपको खानी नहीं है। शरीफ आदमी? माय फुट। अच्छा, तो मतलब मैं आपको कोई चोर उचक्का लग रहा हूं जिसने आपका ये कीमती बैग चोरी होने से बचाया? कीमती? कोई कीमती वीमती बैग नहीं है ये। इसमें सिर्फ मेरे कपड़े भरे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ कपड़े? हाँ तो? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो क्या लगता है आपको? क्या है इस बैग में? कुछ ऐसा जिसे आप सब लोगों से छुपा कर कहीं ले जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर लग गई शर्त? लग गई। चलिए तो फिर दिखाइए, मैं भी तो देखूं कि क्या है इस बैग में। हाँ, आपको शर्म तो आएगी नहीं ना एक लड़की की लॉटरी देखते हुए? अरे मुझे आपकी लॉटरी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आप में इंटरेस्ट है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मुनिया ना पहले ही किसी दूसरी डाल पे जाके बैठ चुकी है। ओ मतलब जिस दुकान से दवाए दिल की उम्मीद थी बिक गई। चलिए, बैग बच जाने की खुशी में ना सही, हमारा दिल टूट जाने के गम में ही खा लीजिए ये रबड़ी। मुझे नहीं खानी आपकी ये रबड़ी बबड़ी। हाँ ठीक है, मगर चली कहाँ? वॉशरूम। ये बैग लेकर? हाँ, वो इसलिए कि कहीं आपकी भी नियत उन अंकल जैसे मेरे इस बैग पे ना खराब हो जाए। अरे मेरी नीयत आपके बैग पर खराब नहीं है, मेरी नीयत तो आप पर खराब है। आप चाहें तो मुझे ले जा सकती है, बिल्कुल इसी तरह सीने से लगाकर। सुनिए मिस्टर, जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि जो साहब मुझे स्टेशन पर लेने आ रहे हैं ना, अगर कहीं उन्हें पता चल गया कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। अरे बाप रे, तो फिर पहले बताना चाहिए था ना। वैसे एक बात हम भी बता दें आपको, हम तो आशिक ठहरे, अपनी जान के लिए तो हम अपनी जान भी दे देते हैं। हेलो, अभी इटावा क्रॉस किया है। सब कुछ ठीक है, सब चल ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जैसा। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं बीच बीच में फोन करता रहूँ। ठीक है। आप बेफिक्र रहे। ओके ठीक है, चलिए अभी फोन रखता हूँ। ओके बाय। कोई भी नया सिम मोबाइल का स्लॉट खोलकर ही डाला जाता है मैडम। जानती हूँ। जानती हैं? तो फिर क्या कोई नया आविष्कार कर रही, नई खोज कर रही कि मोबाइल का स्लॉट खोले बिना कोई सिम कैसे डाला जाए? मेरी मानिए तो स्लॉट खोलकर ही सिम डालिए, वरना क्या है ना कि आपकी ये सारी जवानी ढल जाएगी, पर ये सिम मोबाइल में लोड नहीं होगा। पता है, पर शायद आपको नहीं पता कि स्लॉट खोलने के लिए पिन की जरूरत होती है, और पिन मेरे पास है नहीं। क्या? पर मुझे तो आपका फोन ये नया लग रहा है, पिन तो आपको मोबाइल के साथ ही मिला होगा। हाँ मिला था, लेकिन मिसप्लेस हो गया। ओह, कोई जरूरी फोन करना था आपको? हाँ, किसी को फोन करके बताना है कि मैंने दिल्ली की गाड़ी सही सलामत पकड़ ली। नहीं तो अगर आप उसे फोन करके नहीं बताएंगी तो क्या वो आपको स्टेशन लेने नहीं आएगा? अरे स्टेशन तो वो वैसे भी नहीं आएगा। क्या? मगर अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे डरा रही थी कि जो स्टेशन पे आपको लेने आ रहे हैं उनसे मेरी जान को खतरा हो सकता है। अरे वो तो मैंने आपसे ऐसे ही कह दिया था। वो क्या है ना, आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, इसलिए। अच्छा, तो मतलब अब आपने ये सोच लिया कि मैंने आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश छोड़ दी। लगता है कोई स्टेशन आ रहा है। अलीगढ़। गाड़ी यहाँ कितनी देर रुकेगी? 2 मिनट। अगला स्टेशन कौन सा है? गाजियाबाद। गाड़ी वहां कितनी देर रुकेगी? 4 मिनट। उससे अगला स्टेशन कौन सा है?
नहीं, मुझे लगा कि आप ट्रेन में ही रहते हैं। खैर, आप मेरा एक काम कर देंगे प्लीज? अरे बाप रे, इस तरह से कहेंगी तो मैं जिंदगी भर आपके काम करता रहूंगा। आप कहिए तो हम आपके लिए जन्नत से गुले बकावली तक ले आए। क्या? वो क्या होता है? वो क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन होती बहुत बड़ी चीज है। होती क्या चीज है ये नहीं पता, पर होती बहुत बड़ी चीज है ये पता है। वाह, गुले बकावली, बकलोली करना ना कोई आपसे सीखे। अच्छा, अब टाइम मत वेस्ट करिए, जाइए कहीं से मेरे लिए मोबाइल का पिन लेके आइए। ये देखिए, ये गलत बात है। मैंने आपसे जन्नत से गुले बकावली लाने की बात कही थी, मोबाइल का पिन नहीं। मोबाइल का पिन तो सच में गुले बकावली से बहुत बड़ी चीज है। और वैसे भी मोबाइल का पिन मोबाइल शॉप पर मिलता है, स्टेशन पर थोड़ी। अरे जानती हूँ कि ये रेलवे स्टेशन है, आजकल ना मोबाइल शॉप हर जगह होती है। आप मेरे लिए कहीं से पिन लेके आइए ना प्लीज। अरे मगर मगर क्या? मगर नहीं, अगर मोबाइल की शॉप स्टेशन पर नहीं हुई तो अच्छा ठीक है, पर अब पर क्या? पर गाड़ी अगर चल पड़ी तो? अरे तो मैं चेन खींच दूंगी ना। अच्छा ठीक है, लेकिन? अब लेकिन क्या? लेकिन मतलब आप याद रखिएगा, अगर गाड़ी कहीं छूट जाए तो चेन खींच दीजिएगा। आप जा रहे हैं कि नहीं? Have your attention please. 12312 Kalka Havra Kalka Mail from Kalka to Havra via Gaya Dhanbad is arriving shortly on platform number 1. देखा, मैंने कहा था ना, गाड़ी तो चल पड़ी। आपसे ना कुछ हो भी नहीं सकता है, आप जैसों को किसी की परेशानी नहीं दिखती। अब ये क्या है? लीजिए तो सही। देखिए ना, सिर्फ फूल ही तो है, और ये तो वैसे भी खामोश रहकर हमें अपना रंग, अपनी खुशबू सब हमें दे जाते हैं। हो सकता है आपको भी कुछ हासिल हो जाए। मोबाइल का पिन? थैंक यू सो मच। सॉरी। चलिए, आप खुश तो हुई? लेकिन अभी मैं लाए कहाँ से? गाड़ी तो चल रही थी। अरे मैं बस फटक से गाड़ी से उतरा, झपक के मैं दुकान पहुंचा, लपक के मैंने पिन लिया और लटक के मैं आ गया। चलती ट्रेन में मेरे लिए? लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम आपको क्या फर्क पड़ता है? अब हो जाता तो देखा जाता। सो स्वीट ऑफ यू। तो फिर फ्रेंड्स? यस, फ्रेंड्स। हाय, आई एम ज्योति। और मैं राहुल। नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है। वो क्या है ना मैडम, अपन बहुत फेमस आदमी है, बड़े बड़े पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है। हाय। और अपन को ना छोटा छोटा पेपर में बड़ा बड़ा फोटो देखने का आदत है। वल्ला, मतलब इन अदाओं पे कौन न मर जाए। कत्ल भी करते हैं और हाथों में बस एक मोबाइल का पिन लेकर। वैसे राहुल जी, बड़े रोमांटिक लगते हैं आप। रोमांस के बिना जीवन ही क्या है? एक रोमांस ही तो है जो जीवन को खूबसूरत बना देता है। दिन भर के सफर के बाद
जब थका हुआ सूरज दरिया के कंधे पे सर रखता है ना, और दरिया भी उसे अपने सीने से लगा देती है, तो वो दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया जुटती है। जब किसी पर्वत के ऊंचे दरख्तों को चूमने चांदनी चली आती है, तब दूर कहीं पपीहा पी कहाँ पुकार उठता है, और उसकी वो दर्द भरी पुकार सुनकर पत्थर भी रो देते हैं। वो रोमांस की पराकाष्ठा होती है। जैसे रेगिस्तान में दो मुसाफिर पानी की एक बूंद के लिए तू पी कहते हुए अपनी जान दे देते हैं, वो मोहब्बत की पराकाष्ठा होती है जो तेरी। हेलो हेलो, अरे कहाँ खो गई आप? वाकई जिस लड़की को आपकी मोहब्बत मिलेगी ना, बहुत ही खुशनसीब होगी वो। हाँ हाँ, होगी ना। इसीलिए मैं इतनी देर से आपको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप है कि ये मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं। एक्चुअली आई हैव अ बॉयफ्रेंड। हाँ, पर देख लीजिएगा, वैसे मुझे जिंदगी भर आपका इंतजार रहेगा। वैसे ज्योति का इंतजार तो 11 मुल्कों के आशिक कर रहे हैं, लेकिन ज्योति को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाय वैसे राहुल जी, आप सिर्फ ये आशिकी वाशिकी करते हैं या फिर कुछ काम वाम भी करते हैं? अरे क्या बात कर रही है, आशिकी जितना बड़ा काम करने में ही इतना ओवर टाइम हो जाता है कि इसके अलावा छोटा मोटा काम करने के लिए समय कहाँ मिलता है। और वैसे भी मैं ये सोच ही रहा था, बहुत देर हो गई है, अब कभी भी आपकी तरफ से ये सवाल फेंका जाना है। वो क्या ना, आजकल लड़का लड़की जरा सा मिलते नहीं कि लड़की ये तुरंत जानना चाहती है कि लड़का करता क्या है। एक छोटा सा कलाकार हूं, पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाता हूं। तो पेंटिंग्स वगैरह भी बनाता हूं। नहीं, मेरा मतलब है काम क्या करते हैं? हाँ, काम छोटी छोटी फिल्में बनाता हूँ, और कभी कभी तो नाटक वगैरह भी कर लेता हूँ। क्यों? और हाँ, कानपुर में आप गंगा बैराज गई हैं? गई हूँ। तो वहां पर आपने वो कानपुर स्टेशन जैसा एक परिवर्तन सेंटर देखा है क्या? काफी दिनों से मैं उस तरफ गई नहीं। हाँ, तो अब क्या बताऊं मैं आपको? अरे यही बताइए ना कि काम क्या करते हैं। एक बात बताइए, आप लोगों को कब ये सब काम लगेंगे? हाँ, कलाकार की कद्र करना कब सीखेंगे आप लोग? इसीलिए आप जैसे लोग जब भी मुझसे ये सवाल करते हैं ना, तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूं कि कुछ नहीं करता, बस कमाल करता हूं। वैसे राहुल जी, आपका ये जो नाम है ना, राहुल, बच गई मैं, वरना जिंदगी भर के लिए मेरे नाम के साथ जुड़ जाता। अच्छा, वो कैसे? पहले आप खड़े होइए। जी? हाँ, खड़े हो जाइए। वो एक्चुअली क्या है ना, बड़ी लंबी कहानी है, बिल्कुल आप ही की तरह। बाद में बताऊंगी, पहले मैं एक कॉल कर लेती हूँ। हाँ, शिट। क्या हुआ? अरे फोन नहीं लग रहा है। अभी नहीं लगेगा, अभी मैं लगाऊं ना। जी, क्या कहा आपने? जी, मेरा मतलब है आपने नया सिम डाला है ना, तो पहले आईडी वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही आप बात कर पाएंगे। आईडी वेरिफिकेशन क्यों होता है? आजकल सिम आईडी वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। जिस नाम से ये सिम लिया गया है उसके बारे में थोड़ी डिटेल पूछी जाएगी, बता दीजिएगा, सिंपल। ओह नो। क्यों, अब क्या हुआ? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कि ये सिम किसके नाम पर है। मैसेज आने दीजिए, हो सकता है जिसने आपको ये सिम दिया है उसी के नाम से हो। वैसे आपको जरूरी फोन करना है तो मेरे फोन से कर सकती है। हाँ, रियली? नहीं, इट्स ओके, बाद में। आप यही सोच रही हैं ना कि आप जिससे बात करेंगी
वो नंबर मेरे मोबाइल पर आ जाएगा। आपको कैसे पता? अजय, हम तो खत का मजमू जान लेते हैं खत का लिफाफा देखकर, और इंसान पहचान लेते हैं उसकी सूरत देखकर। आखिर आप हैं कौन? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। अरे नाम नहीं पूछा मैंने, मतलब कहाँ जा रहे हैं और मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जाने का तो ये है कि मुसाफिर हूं, जिंदगी जहां तक ले जाएगी चला जाऊंगा। और रहा आपका दूसरा सवाल कि आप में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूं, तो क्या है ना कि सफर में अगर हुस्न साथ में हो और इश्क उसमें इंटरेस्ट ना ले तो हुस्न की तौहीन नहीं हो जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, फिर भी आप मुझसे फ्लर्ट पे फ्लर्ट किए जा रहे हैं। अरे, मैं आपसे फ्लर्ट वर्ट नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी छेड़खानी कर रहा हूं ताकि सफर थोड़ा सा अच्छे से कटे और आपकी भी टेंशन थोड़ी सी कम हो। आपको ठीक नहीं लगता तो चलिए आपके ही मन की बात करते हैं। बहुत प्यार करती हैं उससे? हाँ, बहुत। इतना प्यार जितना किसी ने भी किसी से ना किया हो। वैसे ज्यादातर प्यार करने वालों को ये गलत फहमी रहती है, और वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है। ऑब्वियसली। नाम क्या है उसका? समीर। समीर? समीर गुप्ता या समीर शुक्ला? क्या फर्क पड़ता है समीर गुप्ता हो या समीर शुक्ला? सच्चा प्यार कभी जात पात नहीं देखता। सवाल जात पात का नहीं है, असली पहचान का है। प्यार की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी ईमानदारी। जिसने ईमानदारी से आपको अपनी सही पहचान नहीं बताई, आप उस पर अपना जीवन समर्पित करने जा रही। क्या असली पहचान नहीं बताई? हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। वैसे क्या करते हैं आपके ये समीर बाबू? बाबू ना, या क्या कहती है हमें, सोना बच्चा? बहुत बड़े आदमी हैं। उनका अपना एक मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा शोरूम है। अच्छा, फिर तो सच में बहुत बड़े आदमी हैं। कभी गई हैं उनके मोटरसाइकिल के शोरूम? कभी जरूरत नहीं समझी। तो उसके घर तो गई होंगी, या उसकी भी जरूरत नहीं समझी? एग्जैक्टली। क्या मतलब आप उन लोगों से एक दफा मिली भी नहीं जिनके साथ ससुराल में आपको रहना है? अरे ससुराल में रहना किसको है? हम दोनों तो इन सब से दूर अपने प्यार का एक नया जहां बसाएंगे। अच्छा, तो आप उसके घर वालों से नहीं मिली तो उसे तो अपने घर वालों से मिलाया होगा? नहीं, पता है मैंने तो कहा था कि पापा से मिल लो, लेकिन समीर ने कहा कि ज्यादा रायता मत फैलाओ। अच्छा, वरना क्या हो जाता? वरना हमारे प्यार को इस पैरी जमाने की नजर लग जाती। हाँ, ये सही कहा आपने। एक प्रिंसेस की तरह अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने वाले उसके बाप की नजर अपनी ही बेटी को लग जाती। हाँ, एक बात बताइए, आप मेरी बात से एग्री हो रहे हैं या फिर मेरी मौज ले रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, मौज क्यों लूंगा? फिर ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जहां भी आप दोनों ये प्यार का नया जहां बसाने जा रहे हैं, वहां पर आपका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा? क्या कैसे चलेगा? जीविको अरे अरे मतलब क्या खाएंगी पिएंगी हैं? कैसे चलेगा? अरे वो कोई ना कोई जॉब कर ही लेगा। आफ्टर ऑल फिजिक्स से एमएससी है वो। वेल एजुकेटेड है। और फिर भी अगर कोई जॉब जल्दी नहीं मिला तब तक तो हम इन क्या तब तक क्या तब तक क्या मैं बताता हूं। तब तक आप इन 10 लाख रुपयों से काम चलाइएगा
जो आपके इस बैग में है। और जब वो भी खत्म हो जाए तो फिर एक एक करके वो जेवर बेचना शुरू कर दीजिएगा जो आप घर से चुरा कर लाई। अब क्या हुआ? बताओ कौन हो तुम और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? ना 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 ना, होशियारी नहीं, वरना इसकी सारी की सारी गोलियां ना तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम एक रहस्यमय इंसान हो, किसी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो तुम। कहीं तुम्हें मेरे पापा ने तो नहीं भेजा मेरी जासूसी करने के लिए? देखो मेरी बात सुनो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे तुम्हारे उस समीर ने भेजा हो। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन हो तुम? मेरी बात सुनो, मजाक नहीं है ये। तुम्हारे हाथ में जो है वो खिलौना नहीं है। जानती हूँ, रिवॉल्वर है ये और गोलियां उगलती हैं। और गोलियां जान भी ले लेती हैं। अच्छा, जान का इतना डर? बताओ कौन हो तुम? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो फिर तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बस तो फिर आप भी नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर आपने मुझे मार दिया तो पुलिस आपको भी फांसी चढ़ा देगी। हाँ, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सबसे पहले तो तुम्हें मार के इस गाड़ी से बाहर फेंकूंगी। उसके बाद दिल्ली स्टेशन पे पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी कि लाल जी ने तुम्हें गोली मारी और ट्रेन स्लो होने पे भाग गया। फिर पुलिस लाल जी को ढूंढती रहेगी और मैं उड़न छू। क्यों, कैसी रही? लगता है क्राइम पेट्रोल बहुत देखती हैं आप, हाँ? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दो रिवॉल्वर रखते हो? ये मेरी बैकअप रिवॉल्वर है। अब तो बस ये समझ लीजिए कि जिसका निशाना पक्का है और क्विक शॉट है वही बचेगा। अच्छा, तो ठीक है। ये मैंने क्या किया? ये तो मर गया। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तीरे नजर दे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है किसे जीना है और किसको मर जाना है। किसे जीना है और किसको मर जाना है। कैसे गए? मैंने तो गोली चला दी थी।
हाँ, गोली तो आपने चला दी थी, पर वो क्या है ना, अफसोस कि आपने जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई वो मेरी थी, और मेरी रिवॉल्वर यूं समझ लीजिए कि मेरी बड़ी वफादार। ऐसे समझिए कि इसे चलाए कोई भी, और इसे अच्छी तरह से मालूम होता है कि इसे चलना किस पर है। नहीं समझिए? चलिए समझाता हूं। अब जैसे मैं अपनी इसी रिवॉल्वर से आप पर गोली चलाऊं, ये क्या कर रहे हैं आप? समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने ये रिवॉल्वर आप पर तानी और ये गोली चला ली। हेलो हेलो, रिलैक्स, अभी मरी नहीं है आप, जिंदा है। और यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जब मेरी इस रिवॉल्वर से आप जैसी नासमझ और बेवकूफ लड़की नहीं मरी तो हम कैसे मर सकते हैं? आए? अभी भी नहीं समझी? ऐसा है कि आज का दिन मेरा है, आज लक मेरे साथ है। अगर कहीं रिवॉल्वर आपने मेरी कमर की बाईं तरफ की बजाय दाहिनी तरफ से निकाल ली होती ना, तो आज तो अपना हो गया था काम 35। दरअसल आपने जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई वो रिवॉल्वर तो असली थी, मगर उसमें गोलियां नकली थी, बिल्कुल तुम्हारे उस समीर के प्यार की तरह। मगर जो ये मेरी दूसरी रिवॉल्वर है ना, बैकअप रिवॉल्वर, ये असली तो है ही, इसमें जो गोलियां हैं वो भी बिल्कुल असली हैं, बिल्कुल मेरे इरादों की तरह। और अब अपनी इसी रिवॉल्वर की असली गोली से आपको मारने के बाद आपके इस बैग को लेकर वो क्या कह रही थी आप? हाँ, उड़न छू हो जाने का मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, सुनना चाहेंगे आप? आपको ये बैग चाहिए ना? ये बैग चाहिए ना? ये लीजिए, ये बैग ले लीजिए। पर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। जब्बात जिंदाबाद। मैं भी सोचता था कि लड़का लड़की जब मिलते हैं तो प्रपोज हमेशा लड़का क्यों करे? हाँ, प्रपोजल आपका बुरा नहीं है, पर क्या है ना कि बाद में सोचेंगे। अभी तो हमें आपसे ज्यादा आपकी कहानी में इंटरेस्ट आने लगा है, पहले उसे पूरी कर लेते। हाँ, बैठो। हाँ, तो कहां थे हम मरने से पहले? बैग, 10 लाख रुपए, जेवर। हाँ, जेवर। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये 10 लाख रुपए भी खत्म हो जाएं, तो एक एक करके ये जेवर भी बेचना शुरू कर दीजिएगा, जो सिर्फ जेवर नहीं है बल्कि आपके घर परिवार और खानदान के मान सम्मान और स्वाभिमान की निशानी भी है। ये वही जेवर हैं जिन्हें आपके घर में नई बहू के आने पर उसे दिए जाते हैं। आपने सिर्फ अपनी मां के जेवर ही नहीं चुराए, बल्कि जानबूझकर अपनी होने वाली भाभी का हक भी चुराया है। और सिर्फ भाभी का हक ही क्यों, आप तो चुरा कर ले आए हैं पीढ़ियों से चली आ रही अपने घर की परंपरा को भी, और वो भी इस बैग में। और देखो कैसे, अकेली ट्रेन में सीने में दबाकर, कैसे? हाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़की भी ऐसा कर सकती।
हाँ, तो हर इंसान अपने बैग की हिफाजत करता है। हिफाजत तो इंसान अपने रिश्तों की भी करता है। आपने की है अपने रिश्तों की हिफाजत? बात कर रहे हैं। कर तो रही हूँ, अपने और अपने समीर के रिश्ते की हिफाजत। समीर से रिश्ते और उन रिश्तों का क्या जिन्हें तुम तोड़ कर आ रही हो? अरे जरा भी अंदाजा है आपको? आपके पापा अब शायद कभी भी सर उठाकर नहीं चल पाएंगे, इतनी जलालत सहनी पड़ेगी उन्हें। और आपकी मम्मी, वो तो न जाने कितने दिनों तक पानी भी ना पिए, इतने ताने सुनने पड़ेंगे उन्हें इस समाज के। तो क्या करती? कुर्बान होने देती अपनी मोहब्बत को। और ये समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, मिलने कहाँ देता है तो प्यार करने वालों को। हाँ, ये सब सिर्फ 2-4 दिनों की बातें हैं, बाद में ना सब ठीक हो जाता है। कुछ ठीक नहीं हो जाता बाद में। अरे माँ पापा की छोड़ो, तुमने अपने बारे में सोचा है? हाँ, बुढ़ी भी हो जाओगी ना तो मोहल्ले के लौंडे तुम्हारे मुंह पर ये कहते घूमेंगे कि भाग कर आई थी। बाद में ठीक हो जाता है। हाँ? मुझे किसी की परवाह नहीं, बस समीर की परवाह है। हाँ, है मुझे समीर की परवाह। उस समीर की जिसे तुम ठीक से जानती भी नहीं। आप क्यों समीर के पीछे पड़े हैं? और आप कितना जानते हैं समीर के बारे में? हाँ, ये बात तो है, मैं कितना जानता हूं समीर के बारे में। समीर खान। हाँ, तो क्या हुआ अगर वो समीर खान हुआ तो? सच्चा प्यार धर्म संप्रदाय से कहीं ऊपर होता है, उसका अपना एक धर्म होता है। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आप कौन होते हैं मेरे और समीर के बीच में टांग अड़ाने वाले। हाँ, ये बात भी सही है, मैं कौन होता हूं? तो मुझे आप कोई फरिश्ता ना सही तो ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई एक बंदा समझ लीजिए जो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। देखिए, आप जो कोई भी हो, मैं समीर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। प्यार किया है मैंने समीर से। प्यार तो आपके पेरेंट्स ने भी बहुत किया है आपसे। और ये प्यार, इश्क, मोहब्बत जानती हो क्या होता है? हाँ, तुमने जरा भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे घर से भागकर चली आई, कोई नफा नुकसान नहीं सोचा। ये इश्क है, मैं मानता हूं ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। और हुआ क्या? उसी खाली स्पेस में एक ऐसा इश्क इंस्टॉल कर दिया गया जो हकीकत में इश्क था ही नहीं। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, होशियारी में है। जो प्यार में होता है ना, वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 2-2 ट्रेनें नहीं बदलवाता, नया मोबाइल, नया सिम नहीं दिलवाता। उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। कोई कहे कि मैं आशिक हूं और शातिर भी हूं, यह नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारा करते थे उसे। इश्क में उसकी असली पहचान तक मिल गई। सारी दुनिया उसे मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो कहीं सुना नहीं जाता। वो शातिर होता ना तो प्यार की मिसाल नहीं बन पाता। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल दी थी और उसी नहर में उसका खून बहा था। वो प्यार था। प्यार में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर मीलों का रास्ता निकाल दिया। किसी भी तरह से कुछ भी हासिल करने का नाम प्यार नहीं। प्यार तो एक समर्पण है, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन समीर का प्यार हासिल करने के लिए है, यानी उसके प्यार में लालच की मिलावट हो गई। इकबाल साहब का शेर है कि अक्ल अय्यार है, 100 भेस बदल लेती है। और इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जाहिद, न हकीम,
तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम ज्योति रखा था, शायद ये सोचकर कि ज्योति उसके खानदान का नाम रोशन करेगी। और तुमने क्या किया? काश कि तुम अपने प्यार के साथ साथ अपने माँ बाप के प्यार की भी कदर करती। ये तो अच्छा हुआ कि तुम और समीर फोन पर जब भागने का प्रोग्राम सेट कर रहे थे तो तुम लोगों की सारी बातें लाल मोहम्मद चचा ने सुनी, और फिर बातों ही बातों में थोड़ा सा कुछ पता करने के बाद उन्होंने तुम्हारे पापा से कांटेक्ट किया और तुम्हारे पापा ने मुझसे। कौन लाल मोहम्मद चचा? अब ये कौन है? हाँ, ये भी सही है। आप क्या जाने कौन लाल मोहम्मद चचा? चलिए मिलवा देते हैं। अरे भाई लाल मोहम्मद चचा जी, चलिए आपकी बारी आ गई, अब प्रकट हो जाइए। वो क्या है ना कि मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं ज्योति जी, और वो एक बहुत मुश्किल सवाल में फंस गई हैं। आपकी मदद चाहती, मगर आपको ये याद रहे कि आपके पास सिर्फ 48 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। अरे ये तो लाल जी है, वो झपट्टा मार, वो लय मार। देखा चाचा, औलाद इंसान को क्या क्या बना देती है। पहले आप अच्छे भले लाल जी थे, फिर झपट्टा मार हो गए, फिर लयमार हो गए, और अब पता नहीं आपको क्या क्या बनना पड़ेगा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये क्या फ्रॉड चल रहा है मेरे साथ? हाँ, फ्रॉड तो चल रहा है तुम्हारे साथ, और उसी से हम तुम्हें बचाने आए हैं बेटा। अरे क्या चाचा, पहले अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए। चलिए मैं दे देता हूं। आप असल में लाल मोहम्मद चचा है, आपके होने वाले ससुर समीर के पापा। समीर के पापा? खुश रहो बेटा। आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ, ताकि जो कदम तुम उठाने जा रही हो उस पर एक बार फिर से गौर कर सको। देखिए, अगर आप मुझसे समीर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज, मैं समीर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक काम करिए चाचा, आप इन्हें जरा समीर के मोटरसाइकिल शोरूम घुमा लाइए। मोटरसाइकिल का शोरूम? वो भी समीर का? अरे वो तो मोटरसाइकिल मैकेनिक है। क्या बात कर रहे हैं चाचा, फिजिक्स से एमएससी किया हुआ बंदा मोटरसाइकिल मैकेनिक? फिजिक्स से एमएससी? अरे वो तो 8वां फेल है। क्या? उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मगर क्यों? ये जो तुम अपने साथ अपने बाप दादा की दौलत चुरा के लाई हो ना, इसी के लिए। समीर तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। वो तुम्हारे रुपए और जेवर बिक जाने तक ही तुम्हारा साथ देगा। बाप हूं उसका, अच्छी तरह से जानता हूं मैं उसे। जमाना बहुत खराब है बेटी। मोहब्बत के अंधे सौदे में अक्सर बेटियां बेच दी जाती हैं। नहीं, नहीं, मेरा समीर ऐसा नहीं हो सकता। समीर किसी का भी ऐसा नहीं होता, मगर फिर भी बेटियां खरीदी और बेची जाती हैं। कुछ को कोठों की शान बना दिया जाता है और कुछ को न जाने कैसी कैसी फिल्मों का स्टार। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें मुझे समीर के खिलाफ भड़काने के? हाँ, जानती थी कि अगर पापा को पता चल गया तो वो कोई ना कोई गेम जरूर खेलेंगे मेरे साथ। ब्लडी पैट्रियार्कल पीपल। तुम्हारे पापा चाहते ना तो सीधे जीआरपी में एक शिकायत दर्ज कराते और तुम वहीं धर ली जाती कानपुर सेंट्रल। और ये विमल स्लिप के नाम पर जो बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द बोलते हो ना तुम लोग,
अंग्रेजी मैगजीन से निकालकर इन्हीं ने सारी तबाही मचा रखी। ब्लडी पैट्रियार्कल सोसाइटी। जब तक पापा लोग अपनी खुशियों को मारकर आप लोगों की हर खुशियां पूरी करते रहे, तब तक तो सेल्फी लेकर फेसबुक पर पोस्ट करते हो, माय डैड इज माय हीरो। और वही पापा लोग आपकी ही बेहतरी के लिए अगर आपकी किसी बात को मानने से इनकार कर दे तो उनकी गिनती ब्लडी पैट्रियार्कल सोसाइटी में होने लगती है। तुम्हारे वालिद तुम्हारी इस खुशी के साथ तुम्हारी खैरियत भी चाहते हैं बेटा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि समीर की सच्चाई तुम्हारे सामने आनी ही चाहिए। और फिर अरे छोड़िए चाचा, रहने दिए। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें 50 लाख रुपए का चेक है। आपके पापा ने भिजवाया है। आपके पापा ने ये रुपए आपकी शादी के लिए अलग जमा रख छोड़े थे। अब जब आप शादी अपनी मर्जी से कर रही हैं तो इन पैसों को भी अपनी मर्जी से ही खर्च कीजिएगा। चलिए चाचा, स्टेशन भी आ गया, चलते हैं। दिखाना तो नहीं चाहता था, फिर भी हो सके तो इसे एक बार पढ़ लो बेटी। इस अखबार में तुम्हारे समीर की सारी करतूतें छपी हुई हैं। तुमसे पहले भी समीर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। घर से भगा ले गया था उसे, लेकिन जब उसके भी रुपए और सारे जेवर बिक गए तो उसने उसे छोड़ दिया। पुलिस में रिपोर्ट हुई, वो गिरफ्तार हुआ और आज भी वो जमानत पर ही है। मुकदमा चल रहा है, हो सकता है शायद सजा भी हो जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटी। आखिर जिंदगी तुम्हारी है। अच्छा, मैं चलता हूं। खुश रहो बेटा। राहुल! राहुल, मुझे छोड़ के मत जाओ राहुल। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा रहा था? छोड़कर तो तुम जा रही हो। I'm sorry। सॉरी तो तुम अपने माँ पापा से बोलना। मुझे तो बस तुम इतना बताओ कि बातचीत में तुमने वो क्या कहा था कि बच गई तुम, वरना ये राहुल नाम तुम्हारी जिंदगी से जुड़ जाता। वो ऐसे कि राहुल नाम के लड़के से मेरी शादी होने वाली थी। आए? कब? कल। वाह, बताइए। और आप शादी के एक दिन पहले घर से भाग रही? आपको ये नहीं लगा कि अगर ये सब कुछ उस राहुल को पता चला जिससे आपकी शादी होने वाली है तो उस पर क्या बीतेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अब इस राहुल की जरूरत है जिसने मेरी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। अच्छा ये बताइए, जिस राहुल से आपकी शादी होने वाली थी उसको आपने देखा है? नहीं, और मुझे देखना भी नहीं है। जिसके सीने से तुम लगी हो ना, ये वही राहुल है। क्या? एक मिनट जरा हटिए। क्या हुआ? अरे थोड़ा सा तो लिहाज करिए, सामने कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है। बुजुर्ग? वाह, क्या टाइमिंग। ली, पापा से बात कर लीजिए।
अतिथिगण कृपया ध्यान दें। दिल्ली एक्सप्रेस की सफलतापूर्ण यात्रा के लिए हम आप सभी के आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी की यात्रा सुखद एवं मनोरंजनपूर्ण रही होगी। धन्यवाद। लव यू कानपुर, लव यू। अच्छा, तालियों से तो कुछ पता चला है मुझे। एक बार क्या ये हॉल की लाइट ऑफ हो सकती है क्या? जिस तरह से आपने इस नाटक में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, क्या ऐसा मैं मान लूं कि आगे भी कानपुर अगर हिम्मत करता है रंगमंच के लिए तो आपकी ये रोचकता हमेशा देखने को मिलेगी। और इसके लिए आप सब लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मुझे जरा बता दीजिए प्लीज। क्या बात है। और गगन भैया जरा ये लाइट ये फोटोग्राफ चाहिए। थैंक यू। लव यू कानपुर, लव यू कानपुर। अरे ये जल्दी से परिचय, आप लोगों के पास वक्त बहुत कम रहता है, लेकिन इस बात का आप मुझे शुक्रिया अदा करिए कि इससे ज्यादा तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चलती होगी जितना मैंने 1 घंटे में दिल्ली पहुंचाई। और मैं परिचय करा दूं, आप योगेंद्र श्रीवास्तव जी बहुत सीनियर थिएटरिस्ट हैं। मैं हमेशा किसी एक नए व्यक्ति के साथ काम करता हूं, हालांकि 40 साल से ये मंच कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनके साथ पहली बार काम किया और मैं इसके लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। आकांक्षा, आप पहले भी कई नाटकों में इनको देख चुके हैं। खूबसूरत अदाकारा, शानदार अदाकारा। मैं बहुत कम रिहर्सल करता हूं, इसीलिए ऐसे कलाकारों के साथ करता हूं कि वक्त बहुत कम देना पड़े और जल्दी से, तो बहुत जल्दी पकड़ती है ये, बहुत शानदार। मेरे बारे में तो थैंक यू थैंक यू। कुछ और, मैं हमेशा कहता हूं हर सिल्वर स्क्रीन के चमकने की वजह उसके पीछे काम कर रहे सितारों की वजह से होती है। तो मैं इस प्रकाश व्यवस्था के लिए मैं सुरेंद्र भैया को मंच पर बुलाना चाहूंगा और उसके मैनेजमेंट को जिसने आप देखा, उस डायरेक्शन को जिसने मूव किया है, मैं राघवेंद्र प्रजापति, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। कुछ और जो इस नाटक के बाद भी इसको जिंदा रखेगा वो है इसकी फोटोग्राफी, इसकी वीडियोस। और ये जो वीडियो आप पीछे चलते हुए देख रहे थे, इसकी मेहनत कि ट्रेन पर बैठकर बाकायदा एक वीडियो बनाना और जिसको मैं एडिट करूं इस तरह से, ये बहुत शानदार काम करते हैं हमारा छोटा भाई गगन और जसमीत। इसके अलावा वो डोनर कार्ड जो आप तक पहुंचे, आप लोगों ने पैसे, सबसे पहले तो आप लोगों ने पैसे दिए ना, सच्ची में ईमान से बताया। हाँ, वो डोनर्स कार्ड आप तक पहुंचे, उसके बारे में टेंशन ली गई, दौड़ के भाग के किसी भी तरीके से। मैं शेखर को बुलाऊंगा और अंकित, आजा बच्चा। और अब कान तरस रहे हैं मेरे कुछ ऐसा सुनने के लिए जिससे आप लोगों को भी कुछ हासिल हो जाए। और हम लोगों को तो ऐसा मान लीजिए कि कानपुर के जो कलाकार हैं वो एक तरह से वेंटिलेटर पे है, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने इस तरह आए हैं और अपनी इच्छा दिखाई है, अपनी खूबसूरत उपस्थिति दर्ज कराई है, मुझे लगता है बहुत जल्दी जनरल वार्ड में पहुंचेंगे। हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारे बड़े भैया अनूप द्विवेदी जी। ये वो छाता है जिसके नीचे हम लोग बिल्कुल बेधड़क किसी भी तरीके से कहीं से भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते। उड़ती उड़ती बात मेरे कानों तक आई है और इस खुशी को और बढ़ाने के लिए मैं परिवर्तन संस्था से अनिल गुप्ता जी को इस मंच पर बुलाऊंगा।
और इसलिए भी बुलाना चाहूँगा, एक बार मैंने भैया से बोला कि हम लोग 12 साल से सफाई कर रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं, तो भैया का एक जवाब ऐसा था जिसके बाद मैंने तो खैर और भी अपने जानने वालों को बोल दिया कि भैया से ये कभी मत कहना। भैया ने बोला कि रोज दाढ़ी बढ़ती है ना और रोज बनाते हो, ये खूबसूरत है। हाँ, और मैं अब अनिल भैया को ये माइक देना चाहूँगा। थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि समय आ गया है जब हमारे शहर में रंगमंच फिर से जिंदा हो जाए, और आज उसकी ये पहली कड़ी है। और इसका प्रूफ ये है, आई बीन टोल्ड कि इसके लिए हर सीट के लिए आप लोगों ने पैसे दे कर गए। तो हमको ये कल्चर खत्म करना है शहर से। तो फ्री पासेस लेके हम लोग पहले नाटक देखते रहे, इसीलिए वो जिंदा नहीं रह पाता। इन लोगों की इतनी जबरदस्त मेहनत, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ये बनाया है कि फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ आपके सामने एक नया नाटक आएगा। और देखिए, ये चीज सस्टेनेबल तब होगी जब हर नए क्रिएशन के एटलीस्ट 3 या 4 मंचन हो सके। तो ये केवल 400 लोग नहीं, जब 1600 लोग इस चीज को डट के ये कमिटमेंट करेंगे, तब ये रंगमंच जो है कानपुर में, जो हमारे दूसरे शहर है जैसे हम लोगों को शायद फील करना पड़ता कि हमारे यहाँ नहीं होता, हम लोग सर उठा के कह सकते हैं कानपुर इज आल्सो वन ऑफ दिस। ठीक है, तो आई थिंक शुड आई टेक इट यस फॉर एवरीबॉडी? जोर से, और जोर से यस। क्या बात है। राघव भैया के लिए शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग सबके लिए बहुत अच्छा लगा, और प्लीज कंटिन्यू दिस जर्नी। थैंक यू वेरी मच। एक विभूति को मैं और बुलाता हूँ हमेशा, इच्छा की वजह से हम कलाकारों के लिए, कि वो कोई आगे घोषणा करेंगे। रोहतगी जी सर, ठीक। विनीत भैया बैठे पर क्या बात है। और अवध भैया, ये जब भी मंच पर आते हैं हम कलाकारों के लिए एक क्या कहते हैं, वो सुर्रा दे जाते, सुर्रा। हाँ, और अगर इनका मन नहीं भी होता है तो भी ऐसी जगह पे खड़ा करके बुलवा ही देता हूँ। राघव एक ऐसे कलाकार हैं कि जो जिस जगह पे ये, मतलब एक काम नहीं इनका, ये एक्टिंग एक काम है। जैसे इन्होंने कहा कि हम कभी कभी प्ले कर लेते हैं, फिर पेंटिंग भी कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, कि इनके नाम से टिकट बिक जाएगा। मतलब फैक्ट ये है कि जब ये कहा जाता है कि राघव प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे ही हमें डायरेक्टर, ऐसे ही स्टोरी, ऐसे ही लोग चाहिए। अनिल जी ने भी कहा कि हमें चाहिए कि हम हर महीने, जैसे आपकी ख्वाहिश है वैसे मेरी भी ख्वाहिश है कि रंगमंच के साथ, कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ हर समय हमारा सहयोग और वो हम देने के लिए तैयार रहते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं। मगर है क्या कि ये टिकट खरीदने वाली बात, मैंने भी टिकट खरीद के बैठा हूँ, ये बात, टिकट खरीदने वाली बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। यानी मैंने देखा है कि जब कभी कहने की कोशिश करो कि वो टिकट है, तो वैसे आप दीजिए, ले लेंगे, नहीं आएंगे। यानी ले भी लेंगे पास, मगर आएंगे भी नहीं। मगर अगर आप क्या कहते हैं, उनसे कहिए कि टिकट खरीद लो, तो बताएंगे कि हमें तो जाना है उस दिन, सॉरी, अगर जाना होगा तो आपको फ़ोन कर देंगे। तो ये इस प्रोसेस से कानपुर में जो एक उम्मीद करे हैं आप, राघव किए हैं, और भी एक दो वो हैं, बाहर कर जाते हैं प्ले, और बाहर उनके प्ले इतने अप्रिशिएट किए जाते हैं कि उसकी जब रिव्यू पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि ये तो प्ले हमारे वहाँ भी होना चाहिए था। मगर करें तो कैसे करें? करें तो मतलब हॉल के पैसे कम होते नहीं। मर्चेंट चैम्बर में हमने बड़ी मुश्किल से कहकर 25% की पावर ली कि हम उसको 25% कम कर सकते हैं, और जब 25% कम होने से 18,000 तो भी लगते, तो मैं कहता हूँ 5,000 और हम अपनी तरफ से देंगे पर्सनल। तो यानी ये जो चीज़ है, ये कुछ लोग कानपुर के और आगे आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये कल्चरल एक्टिविटीज़ और इस तरह के प्ले हर महीने अनिल जी ने डिक्लेयर किया है, हम भी चाहते हैं ये किसी तरह से रिवाइव हो जाए, तो किसी तरह से रिवाइव हो जाए। मेरा पूरा सपोर्ट इस बात का है कि जो आप
जितना पैसा आपके पास आए और ना आ पाए वो मुझसे ले लीजिए। मैं भैया के इसकी कदर करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कानपुर अपने आप इसको करे प्लीज। ये ठीक है इसको, और ये बहुत इजी है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, प्लीज राइट समथिंग, ऐसा लिखिए कि कम से कम इससे 2 लोग और अट्रैक्ट हो जाए, तो अगला शो जो हमारा होगा उसके लिए आपको ये जनसंख्या यहाँ पे जो बैठी इसकी 3 गुनी हो जाए। हाउ अबाउट दैट? इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सब लोग अपने अपने मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखें इसके बारे में, और ऐसी बात लिखें कि जरूर लोग इसके लिए आगे आएंगे। तो क्योंकि देखिए, सपोर्ट करिए वो ठीक अच्छी बात है, बट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ सस्टेनेबिलिटी के लिए द रेवेन्यू हैज टू बी जनरेटेड, जिससे कि ये खर्चे चलते रहें और हर बार हमको इंद्र भैया की तरफ ना देखा। इंद्र भैया का आशीर्वाद हमेशा है, वो रहेगा, बट वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। थैंक यू वेरी मच। और अब उस शख्सियत का आगमन इस मंच पर। मैसेज बहुत अच्छा था, मैसेज बहुत अच्छा था, और राइटर हमारे साथ कल भी बैठे थे, आज भी मैं चाहूँगा उनको ही बुलाने जा रहे होंगे ये, कि वो कम से कम ऐसे भी एक शख्स कानपुर में पैदा हुए या आए सामने कि जिन्होंने स्क्रिप्ट तो लिखना शुरू की, वरना तो पुरानी स्क्रिप्ट कब तक करते रहेंगे, उसी प्ले को देखते रहेंगे, उसी प्ले को करते रहेंगे। तो कम से कम मैं उनको भी बहुत उनका थैंक्स देता हूँ। तो मैं कह ही रहा था कि जब और बड़ी शख्सियतें इस मंच पर आ जाएं, उसके बाद मैं उस महान शख्सियत को बुलाऊं उस मंच पर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके मिला था उनसे। मैंने ये सब सुना था कि कुछ अलग लिखते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग समझते हैं। तो मैं उनसे मिला एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके। उन्होंने थोड़ा सा मुझे आश्वासन भी दिया कि मैं प्रयास करूंगा, तुम्हारी पर्सनालिटी ये है कि मैं उसके ऊपर लिख पाऊं या नहीं, ये मेरी गारंटी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना खूबसूरत, इतना शानदार मैसेज दिया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं नीरज हेस्टिंग जी को मंच पर, जोरदार तालियों से। तालियां बराबर बजती हैं, क्योंकि ये वो सबसे पहली कड़ी होती है जहां से हम कुछ सोचना शुरू करते हैं इस मंच पर। आइए, अब सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मेरी जान, मेरी आत्मा, मेरी सोच, मेरा सब कुछ। और कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे ज्यादा सफर वही करती है। मैं कम समय दे पाता हूँ उस दरमियान। तो मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा अपनी बिटिया जानवी को। जानवी पैसे मुझे ज्यादा देती है और बैठती पीछे। हाँ, आ गई, आ गई। तब तक मैं नीरज जी को माइक दूंगा। नीरज जी। सब कुछ तो राघव ने अपने वक्तव्य में बोल दिया, बाकी रोहतगी साहब, गुप्ता साहब ने कह दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि राघव झूठे बहुत हैं। जितनी देर इन्होंने आपसे बात करी सिर्फ झूठ बोला। ये नाटक पूरी तरीके से इनका क्रिएशन है, चाहे वो मैसेज के रूप में आप देखें, चाहे कंटेंट के रूप में देखें। अगर इस नाटक में कुछ भी अच्छा था, या तो राघव का था या उसके साथी कलाकारों का। मैं कोई नॉवेलिस्ट नहीं हूँ। नॉवेलिस्ट के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, उसने एक नॉवेल लिखी और पाठक तक पहुँच गई, बीच में कोई नहीं। जब आप एक नाटक लिखते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी आती है। नाटक लिखने के बाद निर्देशक के पास जाता है, लेखक ने अपने हिसाब से कंसीव किया, निर्देशक जो है उसे अपने हिसाब से कंसीव करता है, उस पर मेहनत करता है, फिर उसकी कास्टिंग करता है। फिर जो कास्टिंग करता है तो जो कैरेक्टर्स वो लेता है या जो एक्टर्स लेता है उसको अपनी बात समझाता है। कभी एक्टर्स समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अगर एक्टर्स बढ़िया तरीके से समझ जाते हैं या निर्देशक बढ़िया तरीके से अपने एक्टर्स को समझा लेता है, तभी नाटक सफल होता है। और इस मामले में
अगर ये नाटक सफल है तो ये राघव और उसकी टीम का श्रेय है। योगेंद्र जी सन 80 से मेरे साथ नाटक कर रहे हैं, यानी हम लोगों की जवानी से हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया, इन पे बुढ़ापा आ गया, मुझ पे बच गया। इस बिटिया को पहली बार देखा है मैंने मंच पे, बहुत अच्छा अभिनय करती है। और राघव का जहाँ तक सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं निर्देशक राघव की तारीफ करूँ या अभिनेता राघव की तारीफ करूँ, ये आप लोग तय कर लीजिए। अरे क्या बात कही इन्होंने कि साहब मैं मूर्तियां बनाता हूँ, बोले काम क्या करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस समाज में है, कल एक कार्यक्रम में था, वहां पे एक स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही थी कि संसार केवल मैथ्स और साइंस से नहीं बनता है, संसार हमेशा फाइनल फीलिंग से बनता है। जब आप अपनी फाइनल फीलिंग्स को डेवलप करेंगे, जब आप लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, जरूरी नहीं कि हर आदमी म्यूजिशियन हो या सिंगर हो, एक अच्छा सुनकार भी तो हो सकता है। जब इन चीजों को आप अपने अंदर उतारेंगे तो संसार निश्चित ही बहुत खूबसूरत बनेगा। सुरेंद्र भैया है नहीं, लेकिन आज पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था हमारे देवेंद्र ने संभाली है। तालियां इनके लिए भी बहुत खूबसूरत बनी चाहिए। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लूंगा, ये सोचकर कि आप फिर से हमारा बढ़ावा बढ़ाने आएंगे। धन्यवाद। लव यू कान। फोटो खींच